हाय, बोलो गणेश भगवान की जय। जय जगन्नाथ भगवान। प्यारे मित्रों, आप कैसे हैं? आज हम स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री इनके अंतर्गत जो स्किल इंडिया मिशन चलाया जा रहा है, उस स्किल इंडिया मिशन में एक सबसे इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव जिसे आप नाम सुने होंगे, संकल्प स्कीम। तो संकल्प स्कीम के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में आपने कुछ और इनिशिएटिव्स जैसे NSDC एकेडमी के बारे में समझा है, तो ये पार्ट टू पार्ट डिस्कशन चलता जाएगा। स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत लगभग हम जितनी स्कीम्स हैं और प्रोग्राम्स हैं उनको कंपाइल करके मैंने प्रयास किया है कि उनको आपके लिए अच्छा से अच्छा नोट्स बनाने के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड सभी चीज़ों को इंक्लूजन करते हुए लगभग 15 या 14 या 15 वीडियो सिर्फ स्किल इंडिया मिशन के हो सकते हैं, बनेंगे। और उसके बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा जो सेंट्रली फंडेड है इंस्टीट्यूशंस हैं और डिपार्टमेंट्स हैं, हम उन पे भी डिस्कशन करेंगे। इस प्रकार से हमारा जब ये डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा तब हम स्टेट टू स्टेट भी मूव करेंगे। स्टेट टू स्टेट हम स्किल डेवलपमेंट के सेपरेट इनिशिएटिव्स और उनके अचीवमेंट्स पे भी डिस्कस करेंगे। ओके, ये मेरा चैनल है एलेक्ट्रा 279। आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं संकल्प स्कीम के बारे में। तो संकल्प स्कीम जो है वर्ल्ड बैंक का फंड सपोर्टेड स्कीम है। इसका फुल फॉर्म संकल्प तो दिखता है हिंदी के नाम की तरह, लेकिन इसका जो अर्थ के जगह भावार्थ पे जब आप जाएंगे तो भावार्थ में मतलब इसका फुल फॉर्म कुछ और निकलेगा। S स्टैंड्स फॉर स्किल, A स्टैंड्स फॉर एक्विजिशन एंड K स्टैंड्स फॉर नॉलेज, A स्टैंड्स फॉर अवेयरनेस, L स्टैंड्स फॉर लाइवलीहुड और P फॉर प्रमोशन। स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। जीवन उपार्जन को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान और कौशल को अर्जित करना, यानी कौशल अर्जन और ज्ञान सजगता के द्वारा जीविकोपार्जन को बढ़ावा देना, इसका शाब्दिक अर्थ ये निकलेगा। यहाँ पर हमने ये संकल्प @msdc.gov.in, ये इसकी वेबसाइट है MSDE पे, वहाँ से हमने ये डाटा कलेक्ट किया है। यानी आप MSDE पे जाएंगे तो वहाँ से डिटेल मिलेगा, लेकिन उसमें बहुत लंबा पैराग्राफ है, उसको हमने कंपाइल किया है। तो ये वर्ल्ड बैंक फंड स्कीम है। इस वर्ल्ड बैंक फंड स्कीम में आप देखेंगे कि इस पर जो ये मैं अपने आप को यहाँ कर लेता हूँ, 4,455 करोड़ ये टोटल स्कीम की वैल्यू है जो एस्टिमेटेड की गई थी। But the 4,455 crore fully it was not funded by World Bank. Partially funded by World Bank। लेकिन आप ये समझिएगा कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके कितने इनिशिएटिव्स थे, और ये डायरेक्ट शुरुआत में ही फंड नहीं दिया गया था वर्ल्ड बैंक से। यह P4R स्कीम के तहत एक फंड सपोर्ट था, परफॉर्मेंस फॉर रिजल्ट। इज दैट क्लियर? तो मैं आपको इस वर्ल्ड बैंक फंड के इस स्कीम के बारे में बस 2 मिनट कुछ और बताना चाहूँगा कि इसमें कितने फंड वर्ल्ड बैंक के द्वारा पहले कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार प्रॉमिस्ड थे, और पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट जब ये पूरी एवेल्यूएशन स्कीम की जब कंक्लूड की गई अंत में, तब वर्ल्ड बैंक के द्वारा कितना पैसा दिया गया। तो इसको हम थोड़ा इस वीडियो के नेक्स्ट या अंत में शायद हमने लिया हो उसका फ़ोटो PDF में,
कि वर्ल्ड बैंक फंड के कौन कौन स्कीम थे। ये माता रानी, जय माई भगवती, ये आ गए। ये है वर्ल्ड बैंक फंड प्रोजेक्ट स्कीम्स, जो जिनको हम स्टेप टू स्टेप और भी स्कीम्स के नाम आएंगे उस पर डिस्कशन करेंगे। जो TVET टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग, VTIP वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशनल, ये लिखा है देखिए, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशनल जो प्रमोशन है, स्ट्राइव है, संकल्प स्कीम है और PM सेतु, ये वर्ल्ड बैंक से सपोर्टेड हैं। PM सेतु तो अभी लेटेस्ट में है, अभी लॉन्च भी हुआ है 2025 से 2030 के बीच में, उस पर इंडिविजुअल वीडियो डालेंगे और स्ट्राइव स्कीम पर भी इंडिविजुअल वीडियो आएगा। ओके, तो अभी हम जो फोकस कर रहे हैं वो ये समझना चाह रहे हैं कि ये संकल्प स्कीम की फंडिंग के लिए किस प्रकार से P4R स्कीम एक मेथडोलॉजी है, उसके तहत जो MSDE के आइजेस हैं और जो MSDE के डिपार्टमेंट्स हैं उनको किस प्रकार से अलाइन किया गया था, स्ट्रक्चर्ड किया गया था अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम परफॉर्मेंस। ओके, तो इस पे हम आगे आते हुए देखेंगे कि ये जो लिखा है नंबर 4 पे WBF फॉर संकल्प, यानी वर्ल्ड बैंक फंड सपोर्ट फॉर संकल्प, ये दिसंबर 2018 को यह स्कीम स्टार्ट हुआ था और 2024 तक गया था। एक्चुअली जाना 24 तक था, लेकिन ये मार्च 2025 तक चला गया था बिकॉज ऑफ द कोविड पीरियड। तो इस स्कीम पे आप देखिए कि स्कीम ऑफ $250 मिलियन, लगभग ये 3,300 करोड़ का $, में है, हमारे नेशनल करेंसी पे 3,300 करोड़ रुपए के लगभग इसका वेटेज है, जिसमें आप देखना ये 3,300 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जाने की प्रमोशन थी कि वर्ल्ड बैंक $250 मिलियन इस स्कीम को सपोर्ट करेंगे वर्ल्ड बैंक। और मेरे प्यारे भारत के तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से $150 मिलियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NSDF के माध्यम से लगभग 1455 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है इस स्कीम पे। और स्कीम की टोटल वैल्यू 4,400 यानी $400 मिलियन, अर्थात कहना चाहिए कि ये 4400 करोड़ रुपया का टोटल वैल्यू इसकी एस्टीमेट की गई थी। क्लियर हुआ? तो आगे हम देखेंगे मित्रों कि ये वर्ल्ड बैंक फंड जो है, वर्ल्ड बैंक ने $250 मिलियन की प्रॉमिसेस किए थे, लेकिन P4R स्कीम के तहत वर्ल्ड बैंक ने एंड बिकॉज ऑफ द कोविड टेनर, ये दिसंबर 2018 में स्टार्ट हुआ और 2020 और 21 देयर वेयर 2 ईयर्स, जबकि कोविड से इन्फ्लुएंस्ड हुई थी ये स्कीम। इसी कारण से वो $250 मिलियन की फंडिंग ना दे करके 109.50 मिलियन की फंडिंग वर्ल्ड बैंक के द्वारा मिला, अर्थात 1452 करोड़ रुपया ही मात्र वर्ल्ड बैंक के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया गया। ये मैंने इसकी जो वर्ल्ड बैंक की स्कीम्स हैं, DGT पे आप जाएंगे तो DGT पे वर्ल्ड बैंक की स्कीम के माध्यम से वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा PDF है, बहुत लंबा है कि पर्टिकुलर किस किस स्कीम पे कितनी कितनी खर्च हुई थी, एक एक स्कीम की P4R पे जो टोटल एस्टीमेट का जो मैंने टोटल एक्सपेंडिचर की वैल्यूएशन को जब सबमिसिव फॉर्म पे निकाला गया, तो उन्होंने जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जब फाइनल कंक्लूजन सबमिट किया गया, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा 109.50 मिलियन की फंडिंग अर्थात 1452 करोड़ रुपये भारतीय मुद्रा में फंडिंग की गई। देखा जाए तो इसमें एक्सपेंडिचर फिर 50% ही गया। स्कीम को और भी माने फंड यदि रहता तो और भी दूसरे स्कीम्स इनिशिएट किए जा सकते थे, जो अभी दूसरे अदर फंडिंग के माध्यम से स्टार्ट किए जा रहे हैं।
तो इस प्रकार से टोटल इसमें 2000 करोड़ की खर्चा आई, एस्टीमेट लगा था 4400 करोड़ का। अब इस पे हम बताना चाहेंगे आपको कि ये जो वर्ल्ड बैंक फंड के जो माध्यम से ये P4 स्कीम के तहत जो एक प्रोफार्मा, एक फीडबैक, एक मॉनिटरिंग स्ट्रक्चर जो क्रिएट किया गया था, वो MSDE इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर की ओर से NSDC, DGT और निस्बड, ये 3 इम्पोर्टेंट एजेंसीज, इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट को इसमें कार्य दिया गया था। और एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी के रूप में जो निमी है, निमी नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट चेन्नई में, उनके माध्यम से पूरी ब्रोशर और जो मतलब उसकी स्ट्रेटजी प्लान जो किए गए थे उनकी पब्लिकेशन हुई थी। थोड़ा सा मैं आपको इस पे जूम करके दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार के इसके प्रोग्राम स्टार्ट हुए थे। तो कहानी कहाँ आती है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन्होंने निमी और DGT दोनों से क्या वर्क ऑर्डर में इनके द्वारा एक फ्लो चार्ट क्रिएट किया गया कि MSDE के द्वारा निमी को वर्क हैंडओवर किया गया कि ये स्टेट में संकल्प स्कीम के तहत जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं अथवा RPL के द्वारा जो सर्टिफिकेशन के प्रोग्राम्स हैं, उनके लिए एक प्लान तैयार करना विलेज लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर एंड देन नेशनल लेवल पर। It was the chief and prime task given to निमी चेन्नई by MSDE। तो निमी चेन्नई ने स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन जो हर स्टेट में हैं, उनको उनके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी की ओर निमी के द्वारा एक ब्रोशर, एक प्रोफार्मा तैयार किया गया और निमी चेन्नई और IIM बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर के द्वारा एक जनरेटेड, जो आपने पढ़ा था नेशनल स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी 2015 में प्रधानमंत्री मोदी साहब के नाम, मतलब उनके द्वारा एडवोकेटेड की गई एक बात थी कि जो प्रधानमंत्री नेशनल फेलोशिप की स्कीम स्टार्ट किया जाना है, तो उसके जगह फिर महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप स्टार्ट किया गया, जिसको निमी ने एक्चुअली जनरेट किया, जिसकी रिपोर्टिंग एजेंसी निमी थी। और ये इनका जो वर्किंग एरिया था जहाँ पे इनको काम करना था नेशनल महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप को, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आके डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी DSC के साथ में कार्य करना था। और DSC कुछ नहीं है, एक डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी है जो स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत है, लेकिन इसकी जो लीडिंग है, इसकी अध्यक्षता है वो डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर महोदय के द्वारा अध्यक्षता में। और हमारे प्राचार्य जो नोडल ITI के होते हैं, लघु उद्योग निगम के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिला उद्योग अधिकारी होते हैं, जिला रोजगार कार्यालय के अधिकारी होते हैं, इनके साथ इनको इंक्लूड करते हुए एक कमेटी बनती है जिसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी। तो डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी के साथ महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप, इन दोनों को SSDM के माध्यम से और निमी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण टास्क मिला था कि आप डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लान बनाने के लिए विलेज टू विलेज महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की दिशा जो स्कीम्स थी, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ कलेक्टर महोदय के आर्डर अनुरूप गांव-गांव में संपर्क करते हुए एक डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान क्रिएट करना, विलेज का प्लान लेके आना, फिर उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल में कंपाइल करके उसको एडिट करके और जो इम्पोर्टेंस पॉइंट्स हैं उनसे डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान बनाना और उसको स्टेट स्किल डेवलपमेंट प्लान की यूनिट को
सबमिट करना। इस प्रकार से गांव से लेकर के डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से लेकर के स्टेट लेवल पर एक स्किल डेवलपमेंट प्लान तैयार होता है और वो स्टेट स्किल डेवलपमेंट प्लान चले जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के संकल्प डिपार्टमेंट को, जो वहाँ से बेस्ट, जो सबसे बेस्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान होते हैं उनको अवार्ड भी दिया गया स्टेट स्किल डेवलपमेंट प्लान को। और सभी स्टेट स्किल डेवलपमेंट प्लान को एक है डिस्ट्रिक्ट डिस्पक लिखा है, देखो DISPAK, ये एक किट है, यानी डिस्ट्रिक्ट का स्किल जो पैकिंग का किट है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से आपने क्या इसमें इस वीडियो के माध्यम से आपसे क्या डिस्कशन हुआ हमारा कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा निमी को और DGT को इसमें चिन्हित किया गया। तो निमी और SSDM को चुना गया बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट सोसाइटीज़। तो निमी जो है वो सेंट्रल लेवल पे वो अपना प्रोफार्मा क्रिएट करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु के साथ मिल करके, और महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप उनके द्वारा बनाई जाती है। तो वो महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप जो स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी होती है, उन पे आके अपना एक स्थान बनाते हैं और उनके साथ मिल करके टेक्निकल सपोर्ट देते हैं ग्रामीण स्किल डेवलपमेंट प्लान बनाने के लिए। प्लस चीफ है, प्रोमिनेंट ड्यूटी है उनकी कि डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान को बनाना। विलेजर्स स्किल डेवलपमेंट प्लान जो है वो महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप के द्वारा सिर्फ सपोर्टिव है, सजेसिव है। उनकी ड्यूटी डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान बनाने के लिए थी। वहाँ से डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान बन के स्टेट स्किल डेवलपमेंट प्लान को जाते थे। स्टेट स्किल डेवलपमेंट प्लान में सारी चीज़ों पे डिस्कशन की, ये वाले प्लान में कितने % लोगों को ट्रेनिंग दिया जा सकता है। इसमें सिर्फ स्कूल शामिल नहीं थे, इसमें सिर्फ ITI, इसमें पॉलिटेक्निक शामिल नहीं थे, इसमें RPL स्कीम थी, इसमें क्लस्टर मॉडल थे, इसमें जो स्कूलों से छोड़े गए वंचित वर्गों को भी शामिल किया गया था, महिलाओं को किया गया था, इसमें ST वर्ग को शामिल किया गया था, SC वर्ग को शामिल किया गया था। मतलब दिस वाज अ पैन इंडिया प्रोग्राम इंक्लूडिंग ऑल द डाउन ट्रोडन पीपुल। ओके, और ये प्लान बनने के बाद MSD के माध्यम से फिर DGT के माध्यम से स्टेट डायरेक्टेट के माध्यम से फिर नोडल ITI, फिर वहाँ से ब्लॉक लेवल की ITI और शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम RPL वाले भी इसी संकल्प फंडिंग के माध्यम से भी इनिशिएट किए गए। ये DGT के कॉलम में आता है। और निस्बट की ओर क्या प्रोग्राम होता है, तो नॉट ओनली निस्बट इंक्लूडिंग IIE गुवाहाटी एसवाल। तो इन दोनों के द्वारा ST SC PWD वुमेन और स्कूल से वंचित वर्ग को EDP EAP और EOP, यानी EDP का मतलब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम और स्मॉल बिजनेस, इस प्रकार की स्कीम्स को इनके द्वारा संकल्प फंडिंग से क्या किया गया, ट्रेंड किया गया स्वरोजगार के लिए और कोई माने उद्यमिता को स्थापित करने के लिए। निस्बट का नाम आए तो उद्यमिता शब्द समझ लीजिएगा और या स्मॉल बिजनेस समझ लीजिएगा, दोनों को मिल करके ही निस्बट संस्थान नोएडा का ये जो निस्बट संस्था है ये भी ऑटोनॉमस सोसाइटी ही है ये। इसके बाद हम आते हैं जन शिक्षण संस्थान, जिनके बारे में हम चर्चा किए थे कि पूर्व में श्रमिक विद्यापीठ नाम था और 2020 से इसका नाम जन शिक्षण संस्थान किया गया है। 2018 से ये शामिल हुए हैं हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में। और आपको सही बात बताएं कि संकल्प फंडिंग का सबसे बेहतरीन इन्होंने जो यूज किया है JSS ने, वो भी ST SC वुमेन PWD वंचित वर्ग और स्कूल ड्रॉप आउट स्टूडेंट को इनके द्वारा शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम। और शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ साथ जानते हो ये ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा कवर करते हैं और ये कैसे स्कीम को प्रमोट करते हैं, जैसे आप मधुमक्खी का पालन करने को सिखा देते हैं, जैविक खेती करने के लिए जो केंचुआ खाद है, जैविक खाद है, उनके बारे में ये सिखा, मतलब इनकी कार्यक्रम भी अद्भुत होते हैं। मतलब JSS जो है ना, ये ग्रामीण महिलाओं को, ग्रामीण युवाओं को इनके द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से शिक्षा से जो वंचित लोग हैं उनको वापस
लाइवलीहुड के लिए एक स्किल्ड प्रोफेशनल पर्सन के रूप में डेवलप किया जाता है। एनएसडीसी पे जब हम जाएंगे तो एनएसडीसी के लगभग 16 या 17 प्रोजेक्ट जो संकल्प स्कीम के अंतर्गत चले हैं, जिन पे हम अभी डिस्कस करेंगे, जैसे अंबर स्कीम है, अवसर स्कीम है, महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप। महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप का नाम तो वास्तव में निमी के अंतर्गत है, लेकिन एनएसडीसी का फिर इसमें क्या रोल है? तो एनएसडीसी का रोल यही है कि एनएसडीसी जो है वो फंडिंग एनएसडीएफ के साथ इनके फाइनल अप्रूवल के बाद होता है। पीडब्ल्यूडी जो है एनटीटी, पीडब्ल्यूडी मास्टर ट्रेनर, इन पे ये जो दिए हैं ना, इस मतलब एनएसडीसी के अंतर्गत जो संकल्प के इनिशिएटिव्स थे, ये डीआईएवी, आरपीएल, एनडीएमसी, ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो डेवलपमेंट प्लान बने थे, टैग ब्रिज, इन ये प्रोजेक्ट हैं, इन पे हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ समझ में आया होगा कि वर्ल्ड बैंक फंडिंग में 109.5 मिलियन की फंडिंग की गई वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अब हम आगे वापस जाते हैं कि इसके जो फर्स्ट पेज पे हमने इंट्रोडक्टरी लिया था, वो फर्स्ट पेज की इंट्रोडक्टरी में क्या है कि संकल्प का फुल फॉर्म है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। ये 4455 करोड़ की टोटल फंड स्कीम थी, लेकिन ये 50% इसमें एक्सपेंडिचर हुआ, कोविड का इन्फ्लुएंस था, और ये 19 जनवरी 2018 को लॉन्च हुआ। और आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इसको मैंने 19 जनवरी 2018 लिखा है, ये इससे एक महीना पहले है ना, ये लगभग नहीं, 1 साल पहले ये स्ट्राइव स्कीम भी लॉन्च हुई थी। और इसका जो एंड हुआ है टेनर, वो 2025 को, मार्च 2025 को हुआ है, 24 में होना था। अब प्रोजेक्ट मीजर्ड, अब हम आते हैं कि जिस बेस पे वर्ल्ड बैंक फंड रिलीज करते थे इंस्टॉलमेंट बेस पे, P फॉर R बेस पे, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में निमी के द्वारा कुछ कीज बनाए गए थे, स्ट्रक्चर बनाए गए थे, जैसा वर्ल्ड बैंक चाहते थे। तो उसको कहते हैं डिसबर्समेंट लिंक्ड इंडिकेटर, DLI। डिसबर्समेंट मतलब हमको किसी जगह से अपने किए हुए के बदले में जो खर्चा आया, उसके बदले में पैसा थोड़ा वापस लेना। अब जैसे मैंने किसी जगह कोई चीज़ इन्वेस्ट किया सहमति होने के उपरांत, और मैंने अपनी लागत से वहाँ पूरा कार्य किया, तो जब कार्य ओके हो जाता है, तो उसके बदले में जिस एजेंसी, जिस डिपार्टमेंट, जिस व्यक्ति के द्वारा मुझे वो कार्य करवाया गया था, मेरे से मेरा फंड यूज हुआ है, तो वो फंड फिर मुझे रिटर्न आता है, उसको कहते हैं डिसबर्समेंट। तो डिसबर्समेंट लिंक्ड इंडिकेटर DLI है, वो उसके तीन बिंदु होते हैं। 3 बिंदु में क्या क्या है? 3 बिंदु में याद रखिएगा, इसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। नंबर 1 है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, यानी जो ढांचा है संस्थागत, उसको मजबूती देना। सेंट्रल लेवल के इंस्टीट्यूट, स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूट, डिस्ट्रिक्ट लेवल के इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का मतलब ITI नहीं समझना, ये जो इंस्टीट्यूशन है मतलब जिस जगह पे ट्रेनिंग की इकोलॉजी क्रिएट होती है, चाहे वो निस्बड हो, चाहे वो JSS हो, चाहे वो कैंप भी हो, RPL, दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज इंस्टीट्यूशन। तो दूसरा है क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट, क्वालिटी प्रॉपर हो, प्रॉपर ट्रेनिंग किया जाए, इसको खाना पूर्ति बिल्कुल नहीं करना है, इसका आउटपुट निकलना चाहिए। तीसरा नंबर है इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन इन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो वंचित वर्ग हैं, जो बिछड़े हैं, छूटे हैं, जैसे SC, ST, OBC को नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन OBC को मैं अब कह तो दिया। तो PW हो गया, फिजिकली जो विकलांग हैं उनके लिए, दिव्यांग हैं उनके लिए, महिलाओं के लिए, वंचित वर्ग के लिए, स्कूल के ड्रॉप आउट के लिए इनको इंक्लूड करना है। बाद में इसे जोड़ा गया है एक्सपेंडिंग स्किल थ्रू PPPs, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इनके द्वारा इस स्कीम को भी एक्सपेंड करना है। ये इसके 4 कीज थे। ओके, अब इसमें जब हम आएंगे तो DLI के जो 4 कीज हैं, की मतलब इसके कुंजी जिन पे DLI क्रिएट होंगे। तो कितने DLI बनते हैं? 8 DLI इनके द्वारा तैयार होते हैं, इन 4 की के आधार पे। DLI नंबर 1 किसके लिए कहा गया कि DLI
ट्रेनिंग कंप्लीट्स, यानी कितने ट्रेनिंग का एडमिशन होता है और कितने ट्रेनिंग उसमें से असेस्ड होते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, कितने ट्रेनिंग असेस्ड होते हैं, कितने ट्रेनिंग पास होते हैं, कितने ट्रेनिंग का इवन प्लेसमेंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि प्लेसमेंट को DL2 में लिया गया है, लेकिन कितने ट्रेनिंग का एडमिशन हुआ और कितने ट्रेनिंग के द्वारा सर्टिफिकेशन अर्न किया गया, उसके परसेंटेज ग्रोथ को DLI1 कहा गया। DLI2 में जो है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया गया संकल्प स्कीम के अंतर्गत, तो उस प्रोग्राम को के बाद जो व्यक्ति को सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ, उससे उसकी एम्प्लॉयमेंट में कितनी ग्रोथ हुई, या वो अनएम्प्लॉयड था तो क्या उसको एम्प्लॉयमेंट मिला। इट इंक्लूड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एज वेल। ओके, और DLI3 है, ये क्वालिटी QP ट्रांसलेटेड इनटू लर्निंग, यहाँ क्वालिटी नहीं है, क्वालिफिकेशन पैक है। आपको बताना चाहूँगा कि जब हम स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहे थे, तो NCVET के अंतर्गत नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कमिटी के द्वारा सेक्टर मेंटर काउंसिल अप्रूवल करा के क्वालिफिकेशन पैक को क्रिएट करते हैं। वो क्वालिफिकेशन पैक जो है हमारे CSTARI कोलकाता के द्वारा उसमें रिसर्च करके और फाइनल किया जाता है, और NCVET से फिर अप्रूवल मिलता है, तब जाके वो क्वालिफिकेशन नेशनल क्वालिफिकेशन रजिस्टर में दर्ज होता है। तो इसमें ये कहा गया है कि कितने क्वालिफिकेशन पैक ऐसे हैं जो स्किलिंग के लिए लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के अलावा स्किल बेस्ड ट्रांसलेट किए गए, यानी व्यक्ति को भी समझ में आए। DL4 है नंबर ऑफ ट्रेनर असेसर ट्रेंड, कितने TOT प्रोग्राम किए गए, कितने TOA प्रोग्राम किए गए। TNA एक हुआ था, याद कीजिए हर स्टेट में TNA हुआ था स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत। जैसे मेरे प्यारे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के माध्यम से TNA का टेस्ट हुआ था। तो TNA का फुल फॉर्म क्या है, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, यानी वो एक ऐसा असेसमेंट था जिससे ये रिजल्ट फाइनल किया जा रहा था कि किनको किनको वापस ट्रेनिंग दिए जाने की आवश्यकता है। ये मोस्टली ओल्ड और जो पुराने ट्रेनिंग ऑफिसर्स या इंस्ट्रक्टर्स थे, जिन्होंने अभी भी पुराने मशीनरीज के साथ इंस्टीट्यूशन में डील कर रहे थे, उनके लिए था। तो इसमें तो अब सबको भेजा गया था मोस्टली इंडस्ट्री के ही द्वारा रन किए जाने वाले जो मॉडर्न इक्विपमेंट और मशीनरीज के द्वारा रन किए जाने वाले ट्रेनिंग सेंटर्स जैसे टूल रूम में ही भेजे गए थे। इसलिए TOT प्रोग्राम बहुत सफल रहा, TOT और TOA प्रोग्राम भी सफल हुआ। हम लोगों को भुवनेश्वर CTTC भुवनेश्वर भेजा गया था, हमारे कुछ मित्र लोगों को LNT जो कंस्ट्रक्शन बेस्ड है मड आइलैंड में मुंबई, वहाँ भी भेजा गया था। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, रिजोवियस, और बहुत अच्छा था माहौल वहाँ का। DL5 पे हम आएंगे, इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स, यानी जो स्टेट हैं उनमें स्किलिंग का परसेंटेज कितना जाता है। अब हम आपको छोटी सी बात बताना चाहते हैं कि UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो क्रिएट होता है, जो UNDP 40 बिंदुओं के आधार पर जो जनरेट होता है, तो UNDP की तरह सेम टू सेम हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत नीति आयोग के द्वारा इंडिया में नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी क्रिएट किए जाते हैं। उसके 5 इंक्लूशंस होते हैं, जिन पे वो परसेंटाइल क्रिएट किया गया है, बनाया गया है कि किस किस फील्ड में कितना परसेंटाइल होगा। तो उसमें है एक फाइनेंशियल इंक्लूशन एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए 10 परसेंटाइल वेटेज हमारे स्किल डेवलपमेंट मिशन और फाइनेंशियल इंक्लूशन के लिए है। और उसमें भी और बाइफरकेट किया जाए तो 5% का जो वेटेज है वो स्किलिंग प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के लिए है। इसी कारण से स्टेट्स को स्किलिंग के लिए ज़्यादा
इसमें स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन के माध्यम से और एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के माध्यम से, इन सब के माध्यम से जो कुछ ऐसे स्टेट में एरिया को भी चुना गया जहां स्किलिंग कभी हुआ ही नहीं था, ना कोई ITI, ना कोई पॉलिटेक्निक, ना कोई जन शिक्षण संस्थान, ना कोई प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, ना कोई प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के ट्रेनिंग सेंटर्स और ना कोई इनिशिएटिव्स, ऐसे जगह पे कोई ऐसे पाए ही नहीं गए। तो यही एक कारण महत्वपूर्ण हो जाता है DL5 में कि स्टेट के द्वारा इसका कितना इंक्लूशन होता है, वो 5% वेटेज के कारण। तो इसमें DLI6 पे जब हम आते हैं तो इंक्रीज परसेंटेज ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन, जैसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन की बात, तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट जो पॉलिसी 2015 है उसमें साफ साफ इंडिकेटेड है कि वुमेन की परसेंटेज को हमको पार्टिसिपेशन को स्किलिंग के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट की, स्किलिंग के साथ साथ जो संस्थागत ट्रेनिंग कोर्सेस हैं उनके लिए वुमेन परसेंटाइल इन माने पार्टिसिपेशन के परसेंटेज को हमको इंक्रीज करना है। वो DL6 जो इसका बिंदु था, DL7 की बिंदु पे आएंगे तो सर्विस अप टू ग्राम पंचायत लेवल, माने जो स्किल इंडिया मिशन का जो प्रोग्राम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं और इनके इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका ग्राम पंचायत लेवल तक किस प्रकार से इनका इंक्लूशन हुआ है या पहुंच मिला है। DL8 में स्ट्रेंथनिंग कैपेसिटी ऑफ DSC, अभी जो चर्चा कर रहे थे हम, डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटी जो है जिसमें कलेक्टर महोदय इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटी में इसकी जो यूनिट बनी है और उनके प्रोग्राम पे जो खर्चा हो रहा है कि ग्राम पंचायत लेवल पर भी स्किल डेवलपमेंट के लिए प्लान तैयार किया जाना, उन सब की रिपोर्ट तैयार किया जाना और इसका एक बिग डाटा बैंक तैयार किया जाना, इसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए DL8 का पॉइंट है। इस प्रकार से डिसबर्समेंट लिंक इंडिकेटर जो है 1 से 8 तक के पॉइंट अभी आपके साथ डिस्कशन किए हम लोग। अभी ये थोड़ा सा मैंने वही बुक से, उसी से जो निस्बत जो MSD के संकल्प है वहाँ से मैंने ये डाउनलोड मैंने बना रखा था, लिखा था, उसको देखते हैं कि जो संकल्प स्कीम है वो स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन इससे कनेक्टेड है, डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी से कनेक्टेड है और NSTI से भी कनेक्टेड है, फिर NCVET से कनेक्टेड है, ग्राम पंचायत से कनेक्टेड है, महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप से कनेक्टेड है, SSC से कनेक्टेड है। वास्तव में NSDC भी कह सकते हो और SSC भी कह सकते हो, क्योंकि जैसे RDSDE हमारे DGT के अंतर्गत है, वैसी SSC मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट जैसे वही SSC जो है वो NSDC के अंतर्गत है और एक है निमी। इस पे मैंने लिखा है कि एस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट जो है वो नीति आयोग के द्वारा जो बताए गए थे 112 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट पे ये स्किल इंडिया मिशन के प्रोग्राम को संकल्प स्कीम के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो किस किस प्रकार के किए गए थे वो अभी सिद्ध पोर्टल के डाटा बैंक से भी हमको देखने को मिल जाएगा आगे की इसी में प्रोसेस में। आगे आएंगे हम रिजल्ट एरिया नंबर 1। तो रिजल्ट एरिया नंबर 1 क्या कहता है कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग कहता है, वही जो चर्चा हुई RA। तो इसमें रिजल्ट एरिया नंबर 4 हमने नहीं लिखा है PPP मोड पे, वो बाद में जोड़ा गया। तो रिजल्ट एरिया नंबर 1 पे जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग की बात की गई थी ना, उस पर आप देखिएगा कि ग्राम पंचायत पे जो है ना वो DSC ग्राम पंचायत लेवल से, फिर DSC लेवल से, फिर स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन लेवल से, महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप यानी निमी, IIB भी कह सकते हो, IIM बेंगलुरु को, और 18 जुलाई 2021 से ये जो महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप स्टार्ट किया गया, शुरू से नहीं किया गया था, स्कीम 2018 में लॉन्च हुई थी, लेकिन स्कीम की थोड़ा इनिशिएटिव तैयार करने के लिए बाद में इसकी ज़रूरत महसूस हुई, तो 18 जुलाई 2021 से महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप भी लॉन्च किया गया।
आरपीएल के माध्यम से, आदर्श ग्राम के माध्यम से, डीएसडीपी जो अवार्ड है, इन सब पे ये टोटल रिजल्ट एरिया नंबर 1 पे आते हैं। ओके, अब हम आते हैं रिजल्ट एरिया नंबर 2। तो रिजल्ट एरिया नंबर 2 में क्या है कि मार्केट रेलिवेंस और क्वालिटी कैसा, जैसे टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग का इन्फ्यूज्ड किस प्रकार से इस पे आया, यानी संकल्प स्कीम की फंडिंग से ये टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन में किस प्रकार का बदलाव आया, एनएसक्यूएफ को किस प्रकार से परिवर्तन किया गया, क्वालिफिकेशन पैक की जो चर्चा हुई थी। अभी एनएसक्यूएफ रिवाइज्ड किया गया 2023 से, आप याद कीजिए मार्च 2023 में। अभी हमारा जो सिलेबस है वो CTS 2.0 लेके आता है। टीओटी एंड टीओए प्रोग्राम जो अभी हमने चर्चा किया था। फिर IGVET, इसको बोलते हैं इंडो जर्मन वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये प्रोग्राम है। इग्नाइट है, देख लो इग्नाइट है, इग्नाइट भी इंडो जर्मन का भी स्कीम है, और इग्नू वाले को भी अपन कह देते हैं। तो MOU विथ ये जो इग्नू के साथ है, और MTS मॉडल ट्रेनिंग सेंटर्स, OJT डिस्ट्रिक्ट डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, ये रिजल्ट एरिया नंबर 2 के अंतर्गत ये मार्केट रिलीवेंस क्वालिटी पे किया गया। OJT, अब व्यक्ति स्किल होके कहाँ जाना चाहेगा, फैक्ट्री में, तो उसको फैक्ट्री का भी थोड़ा जो मशीनरी है, वहाँ का सोशियोलॉजी है, उसके बारे में उसको समझने को मिले, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग करे, वो वहाँ जाके डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग करेगा। तो ट्रेनिंग के दरमियान ही उसको समझ में आ जाएगा कि फैक्ट्री में इस प्रकार से ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हमको फॉलो करना है। और मॉडल ट्रेनिंग सेंटर्स भी बनाए जाए, तो जैसे प्रधानमंत्री कौशल केंद्र बनाए गए, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में भी जो फंडिंग सपोर्ट है, ये जो संकल्प के माध्यम से जा रहा है, उसका भी रिजल्ट एरिया 2 में आएगा, शामिल हो जाएगा। ओके, रिजल्ट एरिया नंबर 3 जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, यहीं पे आ जाता है बात। रिजल्ट एरिया नंबर 3 पे जब हम जाएंगे तो ये लिखा है इंक्लूशन एक्सेस मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, जो लोग वंचित वर्ग हैं उनके लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं मैं, ST, SC और वुमेन, और इसमें दिव्यांग वर्ग, और एक स्कूल से छोड़े हुए वंचित वर्ग, यानी जो ड्रॉप आउट्स हैं और जो वंचित वर्ग हैं, जिन्होंने कभी स्कूल देखा ही नहीं है, यायावर की ज़िंदगी जी रहे हैं, जो वो दिल घूम घूम करे। तो ये याद रखिएगा कि ये जो है ना, इन सब को ट्रेनिंग देना, स्किलिंग प्रोग्राम करना, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि वर्क प्लेस पर मातृशक्तियों को, महिलाओं को, बहन लोगों को अपनी जो ड्यूटी कर रही हैं उनको सुरक्षा महसूस हो, संकोच ना हो उनके जीवन में। यदि उनको कोई प्रकार से छेड़खानी हो स्टाफ मेंबर्स के द्वारा, ऑफिस पॉलिटिक्स का कोई बात उनको ऐसा समझ में आता है कि उनके उनके प्रति ये जो सॉफ्ट, याद रखिएगा, जो भी मेरी बहन लोग देख रही है, ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर भी आपको सॉफ्ट सपोर्ट मिलने लगे, थोड़ा सा समझ लीजिएगा वो खतरे की घंटी है। तो वो सॉफ्ट सपोर्ट के बाद जो वो कमिट कर देते हैं कुछ ऐसे जगह में कि वो किसी को बता नहीं पाती, तो उनको वो सुरक्षा देने के लिए प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के नाम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया है, जो वर्क प्लेस पे वुमेन जो कर्मचारी हैं उनको सुरक्षा मिल सके। इसके लिए POSSH की कमेटी बनाई जाती है इस वर्क प्लेस पे भी, कि गोपनीय रूप से उसमें C बॉक्स भी लगे हैं। किसी को दिक्कत हो तो स्कूल, कॉलेज, एवरीवेयर जहाँ भी गर्ल्स हैं, वुमेन हैं, उनके लिए C बॉक्स अनावश्यक रूप से रहना चाहिए, ताकि वो उनको कुछ दिक्कत हो तो वो अपने लिख के या टाइप करके चुप्पे से उसमें डाल सकते हैं बॉक्स में, कोई किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। अपनी आइडेंटिटी के कारण कई ऐसी बच्चियां हैं जो अपने आप को खुल के बता नहीं सकती कि उनको क्या परेशानी। तो जो ये POSH एक्ट है उसकी इंक्लूजन के लिए भी रिजल्ट एरिया नंबर 3 को इंक्लूड किया गया है। ओके, और इसके चीफ प्रोमिनेंट जो कहना चाहिए, मैं चर्चा किया था, JSS और निस्बट, ये सबसे बड़े इसके गेम चेंजर साबित होते हैं इन प्रोग्राम्स को रन कराने के लिए। आगे हम आएंगे तो देखना, आपसे हमने अभी चर्चा क्या किया था कि जो डिस्पक के बारे में चर्चा किया था, याद कीजिए डिस्पक। तो डिस्पक का फुल फॉर्म देख लीजिए, ये क्या लिखा है, डिस्ट्रिक्ट स्किल प्लानिंग एड किट।
ऐड माने सपोर्ट करने के लिए, ऐड माने जोड़ना नहीं है, AID है ये, फर्स्ट ऐड बोलते हैं। तो ये ऐड किट है, ये स्किल प्लानिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्पक। तो वो किट क्या है, वो बुक है, बुक जिस पे वो क्या क्या चीज़ होएगा, प्लस उसकी सॉफ्ट कॉपी है, जो भी रिपोर्टिंग आएगी उस पर आपको फीड करना पड़ेगा। प्लस सॉफ्ट कॉपी के साथ साथ उसमें पूरे SOPs दिए रहता है, स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसेस दिया रहता है, फिर मैनुअल दिया है, पूरा प्रोग्राम है। और ये स्किल बुक को भी कहा जा सकता है इसको, कि इसके साथ साथ एक स्किल बुक भी आता है कि कैसे आपको डील करना है, क्या क्या चीज़ सिखाने की बात। तो ये निमी के द्वारा है। तो स्किल बुक नंबर 1 क्या कहता है कि स्किल बुक नंबर 1 में रोल लिखा है, रोल ऑफ DSC एंड स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन। स्किल बुक नंबर 2 में क्या लिखा है, ये डिस्ट्रिक्ट स्किल मैट्रिक्स के बारे में दे दिया है, कि मैट्रिक्स मतलब उसका पूरा डाटाबेस। स्किल बुक नंबर 3 जो है वो यूजर मैनुअल है डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान का। और इसके बाद स्किल बुक नंबर वॉल्यूम 4 है, ये इनपुट प्रोवाइड करता है डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी को DSDP बनाने के लिए। इज दैट क्लियर? तो ये है मेरे प्यारे मित्रों, इस पे जो आपने देखा कि फेज 1 में क्या किया जाएगा, इसको प्लान बनाने के पहले, स्किल बुक छापने के पहले, आइडेंटिफाई चैलेंजेस। तो जो दोष हैं, जो चैलेंजेस हैं कि कहाँ पे क्या मतलब भौगोलिक चैलेंज है, कि सामाजिक चैलेंज है, कि वहाँ पर मतलब आर्थिक चैलेंज हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, फिर डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान में उसको इंक्लूड करना, फिर इम्प्लीमेंट कर देना डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान का। ये 3 चरणों में होगा। और ये होने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप का संकल्प स्कीम और निमी वहाँ के द्वारा फिर स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन को, और स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन से DSC, और DSC के द्वारा फिर वो ग्राम पंचायत लेवल स्किल डेवलपमेंट प्लान, और फिर वहीं से रिटर्न होते हुए प्लान, एक प्लान आएगा तो फिर डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान बनेगा, फिर सभी डिस्ट्रिक्ट को कलेक्ट होकर स्टेट स्किल डेवलपमेंट प्लान होगा, फिर वहाँ से नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्लान होगा। जो इसमें रीजनल टू रीजनल एरिया, स्किल टू स्किल बेसिस वेरी हो सकते हैं, परिवर्तनीय हैं। ओके, जैसे हिमालयन स्टेट्स में कुछ अलग प्रोग्राम होंगे, नॉर्थ ईस्ट के प्रोग्राम्स कुछ अलग होंगे कॉर्पोरेट बेस पे, और हमारे जो ये प्लेट वाले एरिया हैं यहाँ कुछ और होंगे, साउथ इंडिया में अन्ना भाइयों की तरफ कुछ और होंगे। तो 9 IIMs इन एग्जीबिशन, जीविका के नए अध्याय, ये इसमें एक शब्द मैंने जोड़ा है कि जो मैं महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो आपसे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वो बाद में सेकेंड फेज में कौन कौन आए थे। फर्स्ट फेज में तो फर्स्ट फेज में शायद IIM बेंगलुरु ही थे, बाद में 9 IIM और शामिल हुए थे। तो इनमें आजीविका से रिलेटेड प्रदर्शनी लगाई गई थी। कैसी प्रदर्शनी? संकल्प स्कीम के तहत। हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में भोपाल में भी वो लगाया गया था, और इसका पार्टनर कौन था? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, और राष्ट्रीय शहरी जो बोलते हैं आजीविका मिशन, NRLM और NULM, ये भी इसके पार्टनर थे। किसके? आजीविका, उनके नाम में ही आजीविका जुड़ा है, आजीविका मिशन के तहत। तो वो इसमें आ गए थे। इसलिए रोजगार मेला का आयोजन होने के लिए जो स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत जो शॉर्ट टर्म और RPL के माध्यम से प्रशिक्षित हुए हैं, उनको उस प्रोग्राम में इंक्लूड कराने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए जो DLI नंबर 2 है, देख लो, इसको प्रमोट कराने के लिए, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ बढ़ाने के लिए आप ध्यान रखिएगा कि NRLM के तहत एक प्रधान नाम की एक NGO को हायर किया गया कि आप जो है इस प्रोग्राम में रोजगार मेला में कैंपेन का गांव से गांव जा के प्रचार प्रसार करेंगे कि फलाना जगह रोजगार मेला, फेयर जॉब मेला, कौशल महोत्सव मेला का आयोजन हो रहा है, और इतनी कंपनियां वहां पर इस डेट पर स्वयं रहेंगी सिलेक्शन के लिए।
तो प्यारे मित्रों, अब हम चलते हैं कि एनएसडीसी के द्वारा या निस्बट के द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो बहुत अल्पावधि के लिए थे, इसलिए प्रोजेक्ट हैं ये जेएसएस, निस्बट, इनके संस्थागत ट्रेनिंग के अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्रों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को सिखाने के अलावा कैंप में आरपीएल के माध्यम से प्रशिक्षण देने के, सर्टिफिकेशन देने के अलावा भी कुछ ऐसे एनजीओ हैं इंडिया लेवल पे, कुछ ऐसे फाउंडेशन हैं इंडिया लेवल पे जो स्किल इंडिया मिशन के तहत ट्रेनिंग पार्टनर बनने को रेडी हुए और कुछ प्रोजेक्ट उनके साथ मिलकर के संकल्प स्कीम के फंडिंग के माध्यम से कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए थे। मैं आपको इससे रिलेटेड और डॉक्यूमेंटेशन में जब हम डिस्कस करेंगे तो जो एनुअल रिपोर्ट है किसकी, एनएसडीसी की एनुअल रिपोर्ट 2024-25 जो हम लगभग 16वें 17वें वीडियो में आएंगे, तब हम आपको इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ उस समय भी आपके सामने आएंगे। अभी इस पे हम चर्चा करते हैं। एक है प्रोजेक्ट अंबर। तो इसका नाम अंबर है, आकाश तो है, लेकिन इसकी जब आप एब्रीविएशन में जाएंगे तो ए फॉर एक्सेलरेटिंग, एम फॉर मिशन और बी फॉर बेटर, ई फॉर एम्प्लॉयमेंट, आर फॉर रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब है बने रहना, अर्थात एक ऐसा मिशन है ये प्रोजेक्ट कि जिसमें व्यक्ति जो प्रशिक्षित हुए हैं, लर्निंग अर्निंग किए हैं, उनकी जॉब लगना और जॉब या प्लेसमेंट के बाद उनकी प्लेसमेंट या जॉब में बने रहना, तभी फंड जो है, मतलब जो वर्ल्ड बैंक हमसे चाह रहे थे, हम मतलब एमएसडीई से चाह रहे थे, एमएसडीई एनएसडीसी के माध्यम से इस स्कीम्स को कुछ फाउंडेशंस पे भी के माध्यम से इम्प्लीमेंट करवाते ऐसे हैं कि जब वो फाउंडेशन इस प्रोजेक्ट को रन कराएंगे, लर्निंग का अर्निंग होने के बाद व्यक्ति की प्लेसमेंट होगी और जब व्यक्ति के प्लेसमेंट में रिटेंशन अर्थात उसकी नौकरी में बने रहने का रेशो 50% या उससे ऊपर बना रहेगा कम से कम 3 माह तक या 1 साल तक, तभी उसको एनएसडीसी के द्वारा वर्ल्ड बैंक का जो एनएसडीएफ में फंड जमा है वहाँ से इनको फंड खर्चा एक्सपेंडिचर रिलीज होगा। मतलब वही चीज़ जो वर्ल्ड बैंक हमसे कर रहे थे, एनएसडीसी किसी दूसरे फाउंडेशन से गवर्नमेंट में मतलब ये एमओयू के तहत किसी दूसरे फाउंडेशन से करवाते हैं। ओके, तो इसमें 50% 50% फंड बाय एमएसडीई थ्रू अंडर संकल्प स्कीम, वर्ल्ड बैंक फंड स्कीम है, ये एनएसडीसी के द्वारा है। ओके, स्किल इंडिया मिशन के तहत है। ये लिखा है कि पार्टनर 2018 से 2021 के बीच में पार्टनरशिप थी किनकी, जनरेशन इंडिया फाउंडेशन के साथ में। और ये जनरेशन इंडिया फाउंडेशन अपना सीएसआर फंड का यूज करके और ये जीआईएफ जो है लगभग 31 करोड़ इन्होंने अपने सीएसआर फंड को इन्वेस्ट किया था संकल्प फंडिंग एनएसडीसी के साथ साथ। तो 50% फंड इनके द्वारा भी किया गया। मैं जो बताया था वो थोड़ा चेंज था, वो दूसरे उसके मतलब प्रोजेक्ट पार्टनर के साथ हो सकता है कि उनके द्वारा खर्च करके प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कराए, रिटेंशन कराए, तो एनएसडीएफ फुल्ली फंडेड कर सकती थी। पर ऐसे फाउंडेशन भी थे ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में जो 50% अपना एक्सपेंडिचर लगा रहे थे, 50% वो एनएसडीसी से ले रहे थे। उनमें से एक है जीआईएफ अर्थात जनरेशन इंडिया फाउंडेशन। ओके, जब हम आते हैं तो ये कौन बताएगा कि ये प्रॉपर इम्प्लीमेंट हुआ, तो इसके लिए कोई थर्ड पार्टी भी इम्प्लीमेंटेशन में थी। जैसे मैथमेटिका नाम की एक संस्था है, ये ग्लोबल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है मैथमेटिका, इसके द्वारा अंबर प्रोजेक्ट को इवेल्युएट भी प्रॉपरली टाइम टू टाइम किया गया था। ओके, अब इस पे जब हम आते हैं तो अंबर प्रोजेक्ट के बारे में समझो कि ये क्या करते हैं, प्रोजेक्ट में क्या करना था, डिजाइन अ स्केलेबल एंड सस्टेनेबल मॉडल ऑफ स्किल डेवलपमेंट, यानी एक ऐसा स्किल डेवलपमेंट का प्लान प्रोग्राम का विकास करना जो दीर्घकालिक हो और जो जीविकोपार्जन में एक अहम भूमिका निभाए। तो जीआईएफ क्या है, थोड़ा इसके बारे में समझो कि जीआईएफ इज अ प्लेटफॉर्म
विच ट्रांसफॉर्म एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट सिस्टम सपोर्ट पीपुल इनटू लाइफ चेंजिंग कैरियर। लोगों को अपना जीवन में परिवर्तन करने के लिए मूलभूत रूप से GIF एक ऐसा प्रोग्राम आयोजित करवाती रहती है, अर्थात ये फाउंडेशन के द्वारा ऐसे प्रोग्राम आयोजित होते रहते हैं जो जीविका के लिए व्यक्तियों में बदलाव परिवर्तन आती रहे। तो वही GIF है जिसके साथ ये टाई अप हुआ था। इसमें आगे लिखा है मैंने कि ट्रेनिंग वाज कंडक्टेड इन 70 डिस्ट्रिक्ट अंडर PMKK's पोस्ट कोविड रेजिलिएंट जॉब, और टूल्स था जूम, स्काइपी, गूगल मीट। यानी जो कोरोना के बाद जो लोगों के जो हाथ से रोजगार छीना था, उस रोजगार में उनको पुनर्स्थापित करने के लिए ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ये GIF के द्वारा आयोजित किए जाते थे, और संकल्प स्कीम में भी उन्हीं प्रोग्राम्स को और तरीके से फंड सपोर्ट के माध्यम से व्यापक रूप दिया गया, जिसमें 70 जिला शाम के प्रधानमंत्री कौशल केंद्र को इसमें समाहित किया गया इस GIF फाउंडेशन के द्वारा। और ऑनलाइन टूल्स जूम उस समय स्टार्ट हुआ था, याद कीजिए, जूम मीटिंग होती थी डिपार्टमेंट। जूम अब तो अंग बन गया है, जूम और ये गूगल मीट। ओके, स्काइप ही बहुत कम यूज हुआ, जूम, गूगल मीट इनकी सबसे ज़्यादा यूज होता था। तो आगे हम आते हैं कि कुछ और समझते हैं कि ये आउटकम बेस्ड है ये प्रोजेक्ट। इसमें स्कीम में ये तय हुआ था कि 30,000 ट्रेनीज को ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसकी 7 मेथोडोलॉजी थी GIF की, जिन बिंदुओं पर भी ही ट्रेनिंग दिया जाएगा, और टारगेट था 50% मातृशक्तियों को, महिलाओं को प्रशिक्षण देना। ओके, तो GIF एस्टैब्लिश्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट भी बनाया गया। GIF बिल्ड ट्रेनिंग पार्टनर्स के रूप में ये कोविड-19 के बाद जो जॉब रोल्स थे उन पे ज़्यादा फोकस किया गया। 9 जॉब रोल्स अंडर प्रोजेक्ट जो है 2 साल के लिए लॉन्च किए गए थे। इसमें थे जूनियर जावा डेवलपर, ये ITES सेक्टर के अंतर्गत था। रिटेल सेल एसोसिएट, फिर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, डोमेस्टिक IT हेल्प डेस्क, सोलर PV इंस्टॉलर, फिर क्रेडिट प्रोसेसिंग ऑफिसर, फिर फूड बेवरेज, ये जो फूड बेवरेज, और इसके बाद है स्टीवार्ड है, फूड बेवरेज स्टीवार्ड का प्रोग्राम, और AWS क्लाउड सपोर्ट। AWS का मतलब जानते हो, अमेजॉन का है, अमेजॉन का वर्क सर्विस है, वहाँ की क्लाउड सपोर्ट प्रैक्टिशनर के लिए भी ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते थे। मोस्टली ये न्यू एज के सभी प्रोग्राम हैं, जैसे सोलर है ना। आगे आएंगे हम तो हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव के प्रोग्राम। तो इस प्रकार के 23 ट्रेनिंग पार्टनर्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ब्लेंडेड ट्रेनिंग लर्निंग के माध्यम से 1000 एलुमनाई के द्वारा सपोर्टेड और 100 सेंटर्स के द्वारा एग्जीक्यूटेड। ये एक लंबा प्रोजेक्ट था जो GIF फाउंडेशन के द्वारा करवाया जा रहा था। याद रखना, बार बार हम यही कहेंगे कि GIF एक फाउंडेशन है, उनके भी ट्रेनिंग पार्टनर्स थे, उनके द्वारा वो एग्जीक्यूटिव करा के उनको फंडिंग देते थे। तो जब फंडिंग देते थे तो उनके पास पैसा कहाँ से आता था GIF के पास? तो वो खुद बताते हैं कि IKEA फाउंडेशन, ब्लैक रॉक और मैकिन्से एंड कंपनी और मेटलाइफ फाउंडेशन, एक्सिस बैंक फाउंडेशन, इनका फुल सपोर्ट कोलैबोरेशन था GIF को, जिनसे फंड का सपोर्ट मिलता था और ये प्रोजेक्टों को वो लॉन्च कराते थे, इंक्लूडिंग आवर संकल्प स्कीम प्रोजेक्ट। अवंबर इज PPP एंड गवर्नमेंट ब्लेंडेड प्रोग्राम MSDC प्लस NSDC प्लस GIF, MSDE के अंतर्गत जो NSDC प्लस GIF का। अब इसमें क्या है कहानी कि रिजल्ट या रिपोर्ट क्या है, तो जब हम इस पे देखते हैं वही NSDC की एनुअल रिपोर्ट पे, तो उनमें पता चलता है कि 23 स्टेट्स पे, 8 सेक्टर पे और 26,000 प्लस ट्रेनी को ट्रेंड दिया गया। 51% उसमें मातृशक्ति महिलाओं को ट्रेनिंग दिया गया, और जितने लोग ट्रेनिंग प्राप्त किए, अर्थात 26,000 लोगों के 73% लोगों को
क्या किया गया कि 3 महीना के अंदर फंड सपोर्ट देते हुए उनको प्लेसमेंट भी दिया गया, और जो 73% का उसमें साथ माने सम्मेलन उसमें इंक्लूजन आया किसके 26,000 के, तो उस 73% का भी 56%, अर्थात कहना चाहिए लगभग 8,000 लोग जो होंगे वो 3 महीने तक नौकरी में बने थे, ये रिपोर्ट में भी देखा गया। अब 44% आज अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस प्रकार से ये संकल्प स्कीम का पहला प्रोजेक्ट हमने देखा, प्रोजेक्ट अंबर। अब प्रोजेक्ट 2 में आते हैं, प्रोजेक्ट अवसर। अवसर में ए फॉर अमृता। अमृता जो है, अमृता विद्यापीठम, यदि आप कभी गए होंगे दक्षिण भारत को, अमृता विश्वविद्यापीठम है, ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्चुअली ऐसे ऐसे यूनिट्स के साथ, ऐसे ऐसे एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशन या यूनिवर्सिटीज़ के साथ संकल्प स्कीम के अंतर्गत एमएसडी ने, मतलब हमारे डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ने इस ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस के साथ टाई अप किए थे जो ऑलरेडी पहले से स्किलिंग प्रोग्राम्स को रन करा रहे थे, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे मातृशक्तियों के लिए हो, और चाहे किसी पर्टिकुलर फील्ड में ग्रसित लोगों से, जैसे सुनामी से ग्रसित लोग एरिया थे, मतलब किसी भी ऐसे जगह में प्रोजेक्ट जहां पहले से उन एनजीओ के द्वारा चलाए जा रहे थे, उनको संकल्प फंडिंग करके उसको व्यापक किया गया, और उनके प्रोग्राम्स के साथ साथ संकल्प के प्रोग्राम्स को भी सर्टिफिकेशन किया गया आरपीएल के माध्यम से, और एनसीवेट के अंदर इंक्लूड किया गया ताकि कैपेसिटी बिल्डिंग हो स्किलिंग की, और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम भी हो। यही तो स्किल इंडिया मिशन का मोटो था। ओके, तो इसमें अमृता विश्वविद्यापीठम प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है। यूनिवर्सिटी वाज सेलेक्टेड बिकॉज इट्स अ सेंटर फॉर वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप, about 2,50,000 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप रन। ये विद्यापीठम को इसलिए चुना गया था कि इस विद्यापीठम के अंतर्गत लगभग 2.5 लाख मात्र शक्तियाँ, माताएं, बहनें स्व सहायता समूह के माध्यम से अपने रोजगार, स्वरोजगार और जीवन को बहुत अच्छा से सुदृढ़ बना रहे हैं। उनके द्वारा स्व सहायता समूह चलाए जा रहे हैं अमृता विश्वविद्यापीठम के अंतर्गत, इसलिए इसको चुना गया था एमएसडीई के द्वारा। अब इसमें ये क्या था प्रोग्राम, आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसके अंतर्गत ये प्रोग्राम को इसमें किया गया था। ये संकल्प प्रोजेक्ट जो था इसमें इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में था। ये 1 फरवरी 2022 को था, और इस संकल्प प्रोजेक्ट में इस स्कीम का नाम था अमृता श्री, नहीं हम क्षमा चाहेंगे, ये जो अमृता विद्यापीठम ऑलरेडी अपने से ही कुछ और भी इनिशिएटिव रन कर रही थी। उनके स्व सहायता समूह का नाम है जिसमें 2.5 लाख मात्र शक्तियाँ रन, मतलब अपनी जीवन को उसमें से जीविकोपार्जन में लगी हुई हैं। उस स्व सहायता समूह का नाम है अमृताश्री, SREEE। तो ये जो है 2004 से रन हो रहा है। अब ये सबसे ज़्यादा सपोर्ट ये स्व सहायता समूह किनको लिया जाता है या किनको सपोर्ट करते हैं, तो सुनामी से जो पीड़ित हैं, ग्रसित हैं, उन वर्गों को, अथवा जिनका घर नहीं है, भूकंप के द्वारा जिनका घर टूट गया, या कोई दूसरी प्राकृतिक आपदा से घर नहीं है, या उनके जीवन के परिवार की कोई हानि हुई है, ऐसे लोगों को चुन करके अमृता विश्वविद्यापीठम के अंतर्गत स्व सहायता समूह में उनको इंक्लूड किया जाता है। और तमिलनाडु के ज़्यादातर एरियो में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अब इसको हम आगे आते हैं, थोड़ा इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, अभी वापस यहीं पे आएंगे। तो ये क्या है, आज़ादी के अमृत महोत्सव, इसके अंतर्गत लगभग 2023 की बात है। तो इसमें 4,500 मात्र शक्तियों के ग्रुप को, 2.5 लाख महिलाओं का ग्रुप था, तो उसमें से लगभग 4,500 ग्रुप्स को, जो स्व सहायता समूह हैं,
और साथ साथ उन ग्रुप के साथ साथ वहाँ जो ट्रांसजेंडर्स हैं, अर्थात जो ब्रहन लला की उसमें हैं ट्रांसजेंडर्स, थर्ड जेंडर जो कहलाते हैं, उनको भी वोकेशनल कोर्स सिखा के और उनको जीवन की मुख्य धारा में वंचित शोषित वंचित वर्ग वही कहलाते हैं कि उनको भी संकल्प प्रोग्राम में इंक्लूड करने का बात था इस पे। और ये 31/10/2023 तक इनके रिजल्ट के बाद ये पता चला कि जो 4,468 महिलाओं के स्व सहायता समूह, ठीक है, उनको प्रशिक्षण दिया गया और उसमें से जिन्होंने क्वालिफाई किया 2,738 महिलाओं के समूह को लगभग प्रमाण पत्र दिया गया था इस स्कीम के अंतर्गत। ये जो स्कीम था ये पोस्ट कोविड के बाद ज़्यादा सपोर्टिव था, तो इसमें इसका जो कहना चाहिए कि 6 राज्यों में इसकी ट्रेनिंग को एनकम्पास किया गया था। केरला, तमिलनाडु, ओडिशा, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तर और दक्षिण दोनों भारत को, पूरब से ओडिशा को भी लिया गया था। ओके, अब वोकेशनल एजुकेशन इसमें किन किन क्षेत्रों पे दिया गया या शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम या आरपीएल आयोजित किए गए संकल्प के अंतर्गत विद्यापीठम के साथ, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, वही केंचुआ खाद वाला, मशरूम कल्टीवेशन, फिर समुद्र के जो उत्पाद होते हैं उनका कल्टीवेशन, फिर सिलाई कढ़ाई के लिए, हस्तकला के लिए और सुंदरता ब्यूटी थेरेपी के लिए, और ये जनरल ड्यूटी सामान्य जो काम करने वाले हैं वो जनरल ड्यूटी असिस्टेंट जीडीए के लिए, और बी कीपिंग यानी बोला जाए तो शहद बनाने के प्रोग्राम के लिए भी इनको इंक्लूड किया गया। और जो भी अमृता संकल्प के अंतर्गत प्रोग्राम का डे टू डे जो प्रोग्राम था वो सीधे वही डीएलआई का जो प्रोग्राम था उसके अंतर्गत वो लोग फीड करते थे और डेली रिपोर्टिंग प्राप्त होती थी। ओके, मेंबरशिप स्मॉल बिजनेस अबाउट 150 एंटरप्राइजेज अंडर फॉर इंसेंटिवाइज टू एसएसडी बेनिफिशियर्स। और सिर्फ एनएसडीसी या एमएसडीई या अमृता विद्यापीठम के बस नहीं, और भी दूसरे इंडिपेंडेंट एंटरप्राइजेस बिजनेस और ये के ऐसे ग्रुप्स थे, वो भी ये इन स्व सहायता समूह को बहुत सारे स्कीम्स के बारे में सिखाए हैं। ओके, आगे हम आते हैं। अगला प्रोजेक्ट है महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप। तो ये महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप साफ निमी के द्वारा है, 2 साल के लिए प्लान था। इसमें स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन और डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट कमेटी दोनों इसके लिए जिम्मेवार थे। दोनों जगह महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप को पहुंचे, और डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान बनाने के लिए ये बहुत बड़ा भूमिका इनके द्वारा प्ले किया गया। पहले साल जो महात्मा गांधी फेलोशिप में सेलेक्ट हुए थे कैंडिडेट, उनको 50,000 प्रति महीने के अनुसार उनको स्टाइपेंड छात्रवृत्ति मिली थी। वो फेलोशिप थी, छात्रवृत्ति नहीं बोलना चाहिए, फेलोशिप, स्कॉलरशिप का बड़ा भाई पप्पा। और सेकेंड ईयर में जो है वो 60,000 पर मंथ के हिसाब से उनको फेलोशिप प्रदान किया गया। उम्र जो थी, उम्र की क्राइटेरिया 21 से 30 साल, ग्रेजुएट होना चाहिए क्वालिफिकेशन के रूप में। और इसके साथ साथ क्या है, इसका रोल क्या था, महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप का जो रोल था वो कंपोनेंट के रूप में काम करना था, ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस को लाके फीडबैक के रूप में लाके प्रोड्यूस करना था डीएसडीपी डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान बनाने के लिए। महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप फॉर इंस्टीट्यूशनलाइज स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एट ग्रॉस रूट लेवल, बिल्कुल धरातल तक स्कीम को, संकल्प स्कीम के अंतर्गत स्किलिंग करना, स्किल डेवलपमेंट के प्लान बनाने के लिए ये जिम्मेदारी थी इनकी। पहले फेज में निमी और आईआईएम बेंगलुरु ने लगभग 74 डिस्ट्रिक्ट में इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 8/3/2020 को लॉन्च किए थे। आप याद कीजिए, कोविड आया था, अप्रैल में आया था शायद, और मार्च को इनको लॉन्च किए थे। फर्स्ट फेज तो उतना सक्सेस नहीं हुआ था। फेलो सपोर्ट जो हैं वो कहाँ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट कमेटी, स्किल कमेटी,
है ना, जो कलेक्टर महोदय के द्वारा उनको DSDP प्लान बनाने के लिए सपोर्ट करेंगे। दूसरे फेज में 9 IIM और 657 लगभग डिस्ट्रिक्ट में 657 फेलोशिप को MGNF को डिप्लॉय किया गया था, भेजा गया था 25 अक्टूबर 2021 को 657 डिस्ट्रिक्ट में, राइट। अब जो DSDP इनके द्वारा साथ में बनवाने के लिए है तो इनको भी क्रेडिट जाता है DSDP बनाने के लिए, ओके। अब जब 31 अक्टूबर 2023 को कन्वोकेशन प्रोग्राम हुआ था फेलोशिप का IIM में, तो उसमें जो 581 महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप्स को इसमें अवार्ड दिया गया था। और एक चीज़ और देखिए कि जो 9 IIM सेकेंड फेज में शामिल हुए थे उनमें से बेंगलुरु, अहमदाबाद, लखनऊ, कोझिकोड, रांची, जम्मू, उदयपुर, नागपुर और विशाखापट्टनम ये IIM थे। तो इसमें 11 IIM बिल्ड कंटेंट 40 डेज ऑफ एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लासरूम, ये IIM के द्वारा ही उनको सुधार के सिखा के भेजा जाता था। इसी प्रोजेक्ट का एक पार्ट है DSDP अवार्ड का पार्ट, जिनका जिस डिस्ट्रिक्ट का अच्छा स्किल डेवलपमेंट प्लान बनता था उसको अवार्ड भी संकल्प स्कीम के अंतर्गत दिया जाता था, जिसकी पब्लिकेशन इस डिस्पक पे होती थी। तो अवार्ड फॉर एक्सेलेंस में 476 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उसमें से 30 डिस्ट्रिक्ट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जिनको अवार्ड एक्सेलेंस के रूप में हुआ था और 13 डिस्ट्रिक्ट को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस के रूप में ये प्रोत्साहन मिला था। और 31 अक्टूबर 2023 को 748 डिस्ट्रिक्ट्स को इसमें इंक्लूड किया गया था, जिसमें 711 डिस्ट्रिक्ट के द्वारा की जो रिकॉर्ड थी वो डिस्पक पे पब्लिक हुई थी। 748 में 711 माने जिन्होंने वो क्राइटेरिया को फुलफिल किया था, ओके। अब ये जो पोर्टल था डिस्पक पोर्टल पहले था, अभी इसके बाद ये डिस्पक पोर्टल भी आप निमी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। हम अभी जब नेक्स्ट वीडियो में 15, 16, 17वां वीडियो में पहुंचेंगे इंस्टीट्यूशनल पे, तो निमी में जब चर्चा करेंगे तो ये भी आएगा। ये ध्यान रखिएगा कि 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में 691 DSDP ने अपना संकल्प पोर्टल पर अपना DSDP सबमिट किया था, ओके। अब अगला प्रोजेक्ट है जो संकल्प स्कीम पे NSDC के द्वारा रन कराया गया, वो था कि सेक्टर काउंसिल PWD के द्वारा, सेक्टर काउंसिल जो PWD का है उनके द्वारा ये स्कीम को रन कराया गया। इसमें पार्टनर बनाया गया NIACE, यानी ये नैनीताल में है, उत्तराखंड में है, ये NIAC फाउंडेशन। ये जो फाउंडेशन है इसके बारे में 2 मिनट हम ये चर्चा करके कहना चाहते हैं कि जो रिकॉर्ड हमको देखने को आता है तो ये फाउंडेशन जो है ये मार्जिनलाइज्ड यूथ को, जो वंचित वर्ग के युवा हैं उनको शक्तिशाली बनाते हैं, युवा एम्पावरिंग करते हैं, अर्थात उनको कौशल सिखाते हैं, उनका प्लेसमेंट, उनको स्वरोजगार, इस प्रकार की योजनाओं को रन कराते हैं। ये 2015 से ये फाउंडेशन रन कर रहा है। अब मोस्टली ये BPL गरीबी रेखा से नीचे और ट्राइबल लोग और जो विकलांग हैं, माने दिव्यांग जन हैं, उनको भी मार्जिनलाइज्ड के साथ साथ इंक्लूड करते हैं। मार्जिनलाइज्ड की एक कैटेगरी भी कही गई है उनके द्वारा। और जो है ये पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और उड़ीसा, इन राज्यों में जो ये फाउंडेशन है NIACE, इनके यूनिट्स चल रहे हैं, इनके द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम टू ट्रेन पीपुल विद डिसेबल्ड जो हैं फिजिकली, उनको ट्रेनिंग देने के लिए तो उनको क्या बनाया जाए, तो उनको मास्टर ट्रेनर बनाने की प्रक्रिया थी। अर्थात जो ऑलरेडी जानते हैं उनको मास्टर ट्रेनर बनाया जाए ताकि वो उनको और अच्छा पेमेंट मिल सके और TOT प्रोग्राम वगैरह के लिए उनको लिया जा सके उच्च प्रशिक्षण संस्थानों में। तो ऐसे कितने सेक्टर थे?
टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, रिटेल का सेक्टर था, ITES और अपैरल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जिनमें मोस्टली इंडोर नॉन मैन्युफैक्चरिंग के वर्क होते हैं। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है भोपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार के वैशाली ज़िला में और उत्तराखंड के नैनीताल, ये 3 ज़िलों में ये पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। ओके, इसमें 530 विकलांग लोगों को प्रशिक्षण दिया गया था। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इनमें उनकी पोस्टिंग भी हुई थी NIAC के द्वारा। अब प्रोजेक्ट NTTF पे आते हैं, ये TOT के प्रोग्राम रन कराते हैं। तो NTTF के बारे में चर्चा करते हैं तो ये एक ट्रस्ट है, 1963 से चल रहा है, स्विस गवर्नमेंट, स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट लेते हुए। ओके, तो वहाँ से टेक्निकली पूरा स्ट्रक्चर भी क्रिएट हुआ है। हम आपको बताएं, जैसे इंडो जर्मन टूल रूम है, वैसा NTTF भी है, ये बेंगलुरु में चलता है ये, और GTTC अलग चलता है बेंगलुरु तरफ, इसलिए कर्नाटक को स्किल का हब भी कहते हैं। तो ये जो है पीनिया इंडस्ट्रियल एरिया है बेंगलुरु के, वहाँ पर इसका हेड ऑफिस है और इसके 14 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। और ये प्रैक्टिकल सेशन जो है वो जूनियर सॉफ्टवेयर के इनके साथ वो मिलकर के करवाया है NTTF ने। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत इनके साथ जब लॉन्च हुआ, टाई अप हुआ, तो जो फैक्ट्री के अंदर की इकोसिस्टम में संकल्प स्कीम के द्वारा वंचित वर्ग को ले जा कर के फैक्ट्री में बनते हुए को दिखाना, सिखाना और उनको थोड़ा CNC का ऑपरेशन, रोबोटिक और ये इनके बारे में भी अवेयरनेस प्रोग्राम करना। लेकिन अब वंचित वर्ग तो रोबोटिक्स तो जानेंगे नहीं, तो उनके वर्गों में से ऐसे जो क्वालिफाइड पर्सन हैं, जो जिनके पास पहुंच नहीं है फैक्ट्री के अंदर जाने की और योग्यता है, तो उनको ये 6 वीक का इन कैंपस प्रोग्राम किया गया, जिसमें 401 बेनिफिशियरी का रिकॉर्ड हमको मिलता है। आगे आते हैं प्रोजेक्ट युवा स्कीम। इसका नाम युवा है, तो वास्तव में ये युवा है, और इसके लिए तो ये ध्यान रखिएगा, साफ साफ लिखा है कि दिल्ली पुलिस एज कम्युनिटी पुलिसिंग रोल। जो दिल्ली की पुलिस है, आज भी याद रखिए, दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग रोल करना है, कि उनका सामुदायिक लोगों में क्या उनकी भूमिका है। तो ये सबसे पहले युवा 1.0 जो स्कीम लॉन्च हुआ था पायलट मोड पे, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम के द्वारा, गृह मंत्रालय के फंड से, गृह मंत्रालय के द्वारा पुलिस जो दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया था। और जो इसकी सफलता देखते हुए युवा 2.0 जो फेज़ था, उसमें युवा 2.0 के फेज़ 1 में वेदांता फाउंडेशन के द्वारा फंडिंग किया गया था, और युवा 2.0 के फेज़ 2 प्रोग्राम को हमारे संकल्प स्कीम के द्वारा फंडिंग किया गया है। ओके, तो ये आप लोग याद करिएगा कि NSDC संकल्प स्कीम, ये युवा 2.0 के फेज़ 2 को हमारे संकल्प स्कीम के द्वारा फंडेड किया गया था। तो इसमें कौन कौन थे पार्टी? तो इसमें NSDC और निस्बट दोनों थे। तो निस्बट क्यों थे भाई? एंटरप्रेनर स्मॉल बिजनेस के प्रोग्राम इनके द्वारा करवाए सिखाए जा रहे थे। और NSDC क्यों थे? प्रधानमंत्री कौशल केंद्र जो दिल्ली के अंतर्गत, उनमें उनके शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम RPL के माध्यम से करवा के सर्टिफिकेशन की बात थी। ये 29 अगस्त 2017 को ये स्कीम लॉन्च होती है। इसको बोलते हैं युवा। ये PM युवा नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये युवा स्कीम है। PM युवा एंटरप्रेन्योरशिप के टाइम में हम आपको बताएंगे। तो युवा स्कीम जो था वो संकल्प के अंतर्गत 29 अगस्त 2017 को लॉन्च हुआ था। इसमें 17 से 25 साल के ऐसे व्यक्ति थे जो क्रिमिनल ऑफेंसिव एक्टिविटीज़ में थे अथवा जाने वाले थे अथवा ग्रुपिंग में थे। उन व्यक्तियों को अपराध से बचाने के लिए और जो सामाजिक परिदृश्य है जीवन का मुख्य धारा में लाने के लिए और प्रशिक्षण को उन्नत बनाने, उनके जीवन को उन्नत बनाने के लिए प्रशिक्षण देने का प्रोग्राम था। युवा फेज़ 1.0 29 अगस्त 2017 को लॉन्च होता है। इसमें 9 जो है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी दिल्ली पुलिस के साथ पार्टनरशिप के रूप में होते हैं।
24 पुलिस स्टेशन इसमें इंक्लूड किए जाते हैं और 17 ट्रेनिंग पार्टनर्स इंडिपेंडेंटली भी आते हैं और वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम को रन कराया जाता है। 13,700 कैंडिडेट इसमें एनरोल होते हैं और 22 टाइप के ट्रेनिंग इसमें दिए जाते हैं, जॉब रोल्स कहलाते हैं। 7,631 कैंडिडेटों में से 4,669 महिला और 2,962 जो है ये फीमेल, इनको सर्टिफिकेट प्राप्त हो पाया, यानी पूरे ट्रेनिंग ये लोग करने के बाद और इतने लोगों ने जॉब अर्जित किया और जॉब में बने रहे। 13,700 सर्टिफिकेशन के बाद 7,631 लोगों का प्लेसमेंट हुआ था। युवा 2.0 को जब हम जाएंगे तो ये 17 फरवरी 2021 को लॉन्च होता है, पोस्ट कोविड है और ये वेदांता के द्वारा CSR फंडेड था। ये साउथ दिल्ली के एरिया में प्रोजेक्टेड था। ये 1,000 कैंडिडेटों को 2 जॉब रोल्स की ट्रेनिंग दिया था, जिसमें फूड बेवरेज और रिटेल सेल्स एसोसिएट्स थे, इनकी ट्रेनिंग ज़्यादा मिली थी और 890 लोगों को इसमें ट्रेनिंग के उपरांत, जिसमें 580 पुरुष और 310 महिलाएं थे, उनको प्रमाण पत्र मिला, जिसमें 750 लोगों को प्रशिक्षण उपरांत उनकी जॉब लगी, नौकरी लगी और वो लोग उस पर बने रहे। अब प्रधानमंत्री युवा 2.0 के फेज़ 2 को जाओ तो MOU के अंतर्गत NSDC और दिल्ली पुलिस का 30/4/2022 को MOU होता है, जिसमें 10,000 युवाओं को टारगेट किया जाता है प्रशिक्षण देने के लिए। वर्ल्ड बैंक फंड की संकल्प की फंडिंग की जाती है। इसमें 13 ट्रेनिंग पार्टनर्स होते हैं और 25 जॉब रोल्स इसमें चिन्हित किए जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है प्रधानमंत्री कौशल केंद्र और RPL के माध्यम से जो प्रशिक्षण प्राप्त हो रहे हैं, उनमें से प्रशिक्षण और निस्बत वाली जो नोएडा में हैं, उनकी भी यूनिट्स जो है और उनके यूनिट्स के द्वारा प्रशिक्षण दिए जाने के लिए हुआ। 11,481 कैंडिडेट इसमें एनरोल हुए। 11,384 इसमें एग्ज़ाम दिए, सर्टिफाइड हुए, मैंने गलत लिया, रजिस्टर्ड नहीं है, और जिसमें 5,893 पुरुष और 8,055 महिलाओं ने सक्सेसफुली ट्रेनिंग अटेंड किया। 12,535 ने और 70 पुलिस स्टेशन इसमें इंक्लूड हुए थे, शामिल में इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, जिसमें 10,056 लोगों ने सर्टिफिकेट प्राप्त किया, प्रमाण पत्र प्राप्त किया इस स्कीम के तहत। और ये जो है ये पॉलिसी मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग कमेटी जो होती है पुलिस की डिवीज़न की, उनके द्वारा 5 मेगा जॉब फेयर भी इन्हीं बच्चों के लिए आयोजित किया गया ताकि इनकी प्लेसमेंट भी हो सके। 31 मार्च 2024 को ये फेज़ 2 ऑफिशियली क्लोज कर दिया गया, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद, टारगेट अचीव होने के बाद। अब हम आते हैं प्रोजेक्ट DIAV, डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स, जो भारतीय सैनिक हैं, जवान हैं, उनके रिटायरमेंट होने के बाद, वास्तव में वो रिटायर नहीं होते, वो तो युवा ही रहते हैं, क्योंकि 15 साल की सेवा देने के बाद मतलब 35 साल की आयु में, तो अभी मध्य प्रदेश में तो 45 साल तक उम्र है ओवर एज की होने की, तो रिटायरमेंट नहीं कहना चाहिए, वो वेटरन्स हैं, वो जो उन्होंने जीत हासिल करके जीवन के दूसरे पायदान पे आए हैं, धुरंधर हैं वो। तो जो वेटरन्स हैं उनमें उनको क्या करना कि वो जहाँ जहाँ आर्मी की ट्रेनिंग कैंप होती है वहाँ पे कुछ स्किलिंग प्रोग्राम्स भी चलते हैं। आर्मी के भी कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं जिनको ASTC और RSTC कहते हैं, अर्थात आर्मी स्किल ट्रेनिंग सेंटर, वो कहलाते हैं आर्मी स्किल ट्रेनिंग सेंटर, और रेजिमेंटल स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं। वहाँ पर DIAV के अंतर्गत, डायरेक्टरेट के अंतर्गत जो ट्रेनिंग होते हैं, उसमें से 26 ASTC के साथ में NSDC ने टाई अप किया कि यहाँ पर ट्रेनिंग सिखाया जाए। तो किसके लिए, क्या चीज़ के लिए ट्रेनिंग सिखाया जाए, तो ये याद रखना कि मेकिंग इंडियन आर्मी आफ्टर रिटायरमेंट एज ट्रेनर और असेसर, अर्थात कोई रिटायर हो गया तो उसके बाद उनको जॉब रोल ऐसा हो कि आपने जो आर्मी में ट्रेनिंग दिया करते थे, अब आप पब्लिक सेक्टर में भी आकर के कहीं भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। इस प्रकार से एक पोर्टफोलियो तैयार करना था इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। स्पेशल प्रोजेक्ट अंडर संकल्प स्कीम बाई MSDE, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे थे NSDC एंड DIAV ज्वाइंटली, फॉर एम्पावरिंग इंडियन आर्मी वेटरन्स, विडोज एंड स्पाउस एंड वार्ड्स। जो भारतीय सेना में जो विधवा हैं
और जो शहीद हुए हैं उनके घर के लोग हैं, उनकी जो स्पाउस हैं और वार्ड हैं, और इन लोगों को भी इसमें इंक्लूड किया गया, उनको एम्पावरिंग करने के लिए, स्किलिंग के लिए। और VTE प्रोग्राम थ्रू RPL मेड ऑफ एग्जाम एंड सर्टिफिकेशन, यानी DIAV ने यही चीज़ किया कि जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, कौन से, ASTC, उनमें जो ट्रेनिंग होंगे, उनको जो TOT की ट्रेनिंग मिलेगी, TOA की जो ट्रेनिंग मिलेगी, और एंटरप्रेन्योरशिप EOA की जो ट्रेनिंग मिलेगी, उनको RPL के माध्यम से सर्टिफिकेशन होगा। 5,000 रिटायर्ड आर्मी को प्रपोजल के रूप में इसमें लिया गया और ट्रेंड किया गया। 6 अक्टूबर 2023 को ये क्लोज हो गई थी। 5,941 सर्टिफाइड हुए थे। अब हम आगे आते हैं NDMC, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। आप याद कीजिए, जब हम पिछले वीडियो में RPL पे डिस्कशन कर रहे थे, रिकॉग्निशन ऑफ प्रीरियर लर्निंग और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दोनों एक डेट पे लॉन्च हुए थे। वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी 2015, इस डेट पे चारों एक साथ लॉन्च हुए थे, अर्थात 15 जुलाई 2015 को, विश्व युवा कौशल दिवस के दिन। तो जब लॉन्च हुआ था RPL, तो सबसे फर्स्ट प्रेमाइसेस था, इंस्टीट्यूशन था, जहाँ पर RPL के माध्यम से बल्क मात्रा में, बल्क कर्मचारियों को सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करवाया गया था। तो वो था उत्तरी दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपालिटी पिक्चरों में सुना करता था। तो वो जो महानगर निगम दिल्ली, उत्तरी दिल्ली में ये आयोजित किया गया था। इसके अंतर्गत 7500 वर्कर्स को इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रमाणित करना था संकल्प फंडिंग के द्वारा, प्रमाण पत्र से। तो ऐसे वर्कर थे जिनको RPL के माध्यम से अप स्किलिंग का प्रोग्राम करना था, जो 2 मोड्स में थे। तो RPL थ्रू कैंप और RPL थ्रू एम्प्लॉयर्स प्रेमाइसेस। RPL के पूरे उसमें स्कीम में हम समझ चुके हैं RPL में क्या क्या होता है। तो इसको 3 फेज में किया गया था भाइयों। कैसा कि 25,000 वर्कर्स फेज़ 1 में, फेज़ 2 में 25,000 वर्कर और फेज़ 3 में 25,000 वर्कर्स को ये 3 फेज़ में ट्रेनिंग दिया गया था। 3 प्रकार की ट्रेनिंग थी, एंटरप्रेन्योरल ट्रेनिंग थी, डिजिटल एक्सपोज थे, और टेक्निकल ट्रेड थे। डिजिटल एक्सपोज जो थे उसमें व्यक्तियों को ये मोबाइल और उनके द्वारा डिजिटली गवर्नमेंट की स्कीम्स को कैसे एक्सेस किया जाए और कैसे उसमें प्रिकॉशंस लिए जाएं, क्या उसके यूज हो सकते हैं उनके स्किलिंग बेनिफिट के लिए, वो सब ट्रेनिंग दिए गए थे। और इसमें जो थे ना, याद रखिए कि सर्टिफिकेट प्रोग्राम था, 2 साल का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी इस मतलब संकल्प फंडिंग के द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी और जिनको सर्टिफिकेशन मिला था उनको 2 साल का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिला था, और NSQF की सर्टिफिकेट मिली थी, क्रेडिट, NSQF क्रेडिट की, समझ गए ना। तो इस पे क्या है, NSDC SSC जो है मल्टीपल सेक्टर के लिए था। इन सेक्टरों में ये ट्रेनिंग आयोजित किया गया था। इलेक्ट्रिकल, कंस्ट्रक्शन, पोटरी यानी मटका का, और प्लम्बिंग, और दोनों ट्रेनिंग पार्टनर, कई ट्रेनिंग पार्टनर्स थे, उनके ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ हैं। तो ये था RPL के लिए भी प्रोजेक्ट था। अब प्रोजेक्ट स्टेट स्किल डेवलप मिशन और DSC में तो आप जानते हैं कि इनके ब्रोसरी और इन सब को छपवाने में इन सब के लिए था। तो 2019 को ये स्कीम लॉन्च हुआ था। डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट कमेटी, यानी वो अलग है महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप, और उसके अलावा भी डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट कमेटी और स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन, इनको जो फंडिंग है, खर्च है, इनके इन इंस्टीट्यूशनल जो कमोडिटी इंस्टीट्यूशनल इनको सिस्टम को बनाने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए, वो संकल्प स्कीम के द्वारा भी फंडिंग किया गया। देखो टूल किट वगैरह जो बने थे वो सब, और इसमें कैलेंडराइज किया गया वर्कशॉप को। SSDM में, DSC में ब्रोशर तैयार करना, पंपलेट तैयार करना, उन डिस्ट्रिक्टों में इनको प्रचार प्रसार करना, और जो भी मतलब कहना चाहिए ऑफिस वर्क से रिलेटेड खर्चा थे वो संकल्प स्कीम के द्वारा किए गए थे। इसके बाद जो संकल्प स्कीम का वेब पोर्टल डेवलप करना, जो निमी के द्वारा डेवलप किया गया था DLI डिसबर्समेंट स्कीम के लिए, तो वो भी प्रोजेक्ट SSDM और DSC और ये इन सब निमी में जो खर्चा हुआ था ये संकल्प स्कीम के अंतर्गत। अब निमी के साथ किन किन चीज़ों के लिए MOU हुआ था संकल्प का,
MSDE के साथ निमी एक सोसाइटी के रूप में, हालांकि MSDE के अंतर्गत है, पर DGT के साथ निमी का हुआ था। तो वो महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप के लिए और PWD TOT के लिए जो मास्टर ट्रेनर बनाए जाने थे, और दिस्पक पोर्टल के लिए, है ना, डिस्ट्रिक्ट स्किल जो किट है, एड किट है प्लान के लिए, उसके लिए था। ओके, अब इसमें क्या है, सिनर्जी स्किल डेवलपमेंट एफोर्ट, निमी एंड संकल्प, ये दोनों मिल करके इसमें ये प्रोग्राम को रन कराने के लिए इसमें टाई अप हुआ था। अब प्रोजेक्ट संकल्प ये लिखा है सिद्ध पोर्टल में है, तो हम सिद्ध पोर्टल में हम देखेंगे अभी कि प्रोजेक्ट जो संकल्प है वो डेवलपमेंट प्लान सिद्ध पोर्टल में और क्या क्या थे जो निस्बट के द्वारा, JSS के द्वारा रन कराए गए थे। ओके, तो उसके पहले हम चलते हैं। अभी आप देखिएगा स्क्रीन पे NSDC में जो हमारा सिद्ध पोर्टल है, जो सिद्ध पोर्टल है, इनके द्वारा संकल्प वर्ल्ड बैंक फंड फाइनेंस्ड प्रोग्राम डैशबोर्ड में हम देखेंगे तो इस पे ऑन गोइंग प्रोग्राम 0 है, ऑन गोइंग प्रोग्राम 0 है। इसमें देखिए 3,50,465 लोग एनरोल हुए थे, 3,38,034 लोग ट्रेंड हुए। डैशबोर्ड पे हैं हम संकल्प के। 2,92,000 लोग लगभग प्रमाणित हुए, नहीं असेस्ड हुए, परीक्षा दिए, और 2,81,000 के आसपास लोग प्रमाण पत्र अर्जित किए। 151 इम्प्लीमेंट एजेंसी थी, 31 स्टेट में ये रन कर रहा था, 448 डिस्ट्रिक्ट शामिल थे, 32 सेक्टर में था, और 173 इसमें जॉब रोल थे। हम यहाँ आ जाते हैं, 173 इसमें लगभग क्या थे, जॉब रोल थे संकल्प स्कीम में। अब आप आगे आएंगे तो इस पे बहुत सारा डाटा है जो आप ये सिद्ध पोर्टल पे और अच्छा से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी में देखो स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन फिटनेस एंड लीजर स्किल्स काउंसिल, ये जो है ना, इस काउंसिल, इसके माध्यम से देखो इसमें सबसे ज़्यादा सर्टिफिकेशन हुए थे। आगे और देखते हैं तो इसमें देखो ये लिखा है अंबर, जो हमने अभी अंबर प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा था, याद कीजिए। तो अंबर प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट हुए थे। फिर इसमें क्या है, माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम में हुए थे। फिर दिव्यांग शक्ति के नाम के प्रोग्राम में हुए थे, टेल ब्रिज के प्रोग्राम के नाम में हुए थे। नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन NDMC में लगभग 30,740 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन लिया था। और हम जो अंबर स्कीम पे जाएंगे ना, तो अंबर स्कीम पे 42,150 लोगों का इसमें माने संकल्प स्कीम के तहत लाभार्थी ने प्रमाण मतलब अपना ट्रेनिंग अर्जित किया था। और संकल्प रैपिड फाउंडेशन सेल्फ के द्वारा लगभग 18,000। तो इस प्रकार से हम जब इस पे आगे देखते हैं तो ये पूरा डाटाबेस हमारे सामने रखा है कि किस किस स्कीम के अंतर्गत कितने लोगों को कितना प्रमाण पत्र प्राप्त हुए थे। इज़ दैट क्लियर? तो ये थी कहानी। अभी संकल्प का एक चीज़ में और नाम आएगा जब हम निस्बट की पढ़ाई करेंगे, निस्बट के बारे में पढ़ेंगे। तो निस्बट में भी तो हम सिद्ध पोर्टल पे ये निस्बट के लिए जो डैशबोर्ड है, इस पे जब हम देखते हैं तो इस डैशबोर्ड पे हमने पाया है कि ये साफ साफ लिखा है यहाँ पे कि जो ये संकल्प स्कीम है, संकल्प निस्बट, देखिएगा ये संकल्प निस्बट स्कीम है, इस पर 4,081 लोगों का इसमें नाम दर्ज है। और संकल्प निस्बट ये 3.0 अलग अलग फेस में, पहले फेस में ज़्यादा, दूसरे फेस में थोड़ा, तीसरे, ऐसे अलग अलग फेस में प्रोग्राम रन हुए हैं निस्बट के द्वारा भी। संकल्प फंडिंग के संकल्प जो है वो सिर्फ NSDC पर केंद्रित नहीं था, वो सब जगह इंक्लूजन में आया था। तो हमने देखा संकल्प जो है सिद्ध पोर्टल पे जो डाटाबेस था उसको भी हमने इस पे देखा। ग्राम पंचायत लेवल पे भी RPL के माध्यम से प्रमाणित करने के लिए ग्रास रूट विलेजर्स स्किल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के साथ मिल कर के डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट कमेटी और डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान बनाने के लिए महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप
प्लस महात्मा गांधी रूरल डेवलपमेंट का दिशा प्रोजेक्ट, ये सब मिलकर के ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनवाया गया इनके द्वारा। तो उसको भी संकल्प के द्वारा एनएचडीसी ने फंडिंग किए थे, संकल्प फंड से। तो इसमें 2000 गांवों को इंक्लूड किया गया था आरपीएल कैंप के माध्यम से, समझ गए ना। तो इसमें क्या लिखा है कि जो एससी पॉपुलेशन वाले कुछ ऐसे गांव थे और मार्जिनलाइज गांव थे, उन्हीं को लिया गया है। और इसमें डिमांड बेस्ड था आरपीएल का सिस्टम, आरपीएल ऑन डिमांड, आरपीएल के जो टाइप होते हैं उसमें, तो उसमें डीएससी डिमांड क्रिएट करते थे ये ग्राम पंचायत लेवल पे डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान बनाने के लिए। और इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बनारसी में लगभग 100 ग्राम पंचायतों में पहले लागू किया गया था। ठीक है, अब हम आते हैं टैग ब्रिज। टैग ब्रिज एक सेमीकंडक्टर, मतलब सेमीकंडक्टर का आपने नाम सुना होगा कि सेमीकंडक्टर मतलब शिमला और हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। सेमीकंडक्टर मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, जो एक तारा है जिसके नाम पे उत्तर में रहता है, जिसको कहते हैं ध्रुव तारा, और जिसके नाम पे ध्रुव रखा गया है। उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध भूगोल में भी, तो ध्रुव तारा है। तो हरिभक्त थे वो। तो इंडिया ये सेमीकंडक्टर मिशन जो है, इसके अंतर्गत समझिएगा, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत जो टैग ब्रिज, समझ रहे हैं ना, जो ये टैग ब्रिज के द्वारा, ये एक टैग ब्रिज इंस्टीट्यूशनल ड्यूटी अपने रन कराते हैं अपनी ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट सेमीकंडक्टर पे। तो उनके साथ मिलकर के संकल्प फंडिंग के लिए एनएचडीसी ने टाई अप किया था कि 30,000 लोगों को 2 फेज में हमको ट्रेनिंग देना है। ये 31/12/2024 को ये इनिशिएट या एमओयू या एमओसी इनके द्वारा किया गया, टाई अप किया गया, जिसमें 15,000 स्टूडेंट स्कूल से, कॉलेज से, सब जगह ये बताया जाएगा कि सेमीकंडक्टर क्या है और सेमीकंडक्टर का यूज कैसे है, चिप कैसे बनाई जाती है, चिप बनाने का क्या फ़ायदा है, और चिप बनाने की प्रक्रिया जैसे वो चाइना और जापान में होता है, वैसे घर घर हमारे देश में स्कूल के बच्चे भी चिप बनाना सीखने लगें। तो ये स्कीम के तहत इसमें किया गया, जिसमें 130 घंटे का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम और लर्निंग मेथोडोलॉजी, टूल किट और प्रैक्टिकल इंडस्ट्री टूल, ये सब क्रिएट किए गए, तैयार किए गए टैग ब्रिज के द्वारा। ओके, इसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और आईटी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड स्टूडेंट को इंक्लूड किया गया था। ओके, और प्रोजेक्ट जवाहरलाल नेहरू विद्यालय और ईएमआरएस लैब, तो जो जवाहर नवोदय विद्यालय और एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, वहाँ पर लैब बनाया गया न्यू एज के। तो जो वो लैब बनाने के लिए जो फंड आए यूज किया गया, वो संकल्प का फंड था, एनएचडीसी के द्वारा यूज किया गया। लेकिन लैब बनाने के लिए आरएफपी का यूज किया गया नहीं। ये तो एक प्रोग्राम है जो मैं P4R बोलता था, वो RFP है, वो रिजल्ट फॉर परफॉर्मेंस, उसके आधार पे अलग अलग उनसे बनवाया गया। ठीक है, अभी इसमें तो लिस्ट नहीं है किसने लैब बनाया है, मुझे भी नहीं मिला था, कभी ऐसे मिलेगा तो अवश्य चर्चा करेंगे, लेकिन लैब बने थे। तो एनहेंसिंग वोकेशनल एजुकेशन लैब वर्ल्ड लेवल वेयर इनिशिएटेड इन 600 स्कूल्स, 400 JNVs एंड 200 EMRSs, यानी 400 जवाहर नवोदय विद्यालय, 200 EMRS, मतलब टोटल 600 स्कूलों में वर्ल्ड लेवल के वोकेशनल ट्रेनिंग वोकेशनल एजुकेशन के वहाँ पर लैब बनाने की बात हुई थी और हुई है। तो कहाँ कितने थे? तो अंडमान निकोबार में 2 जवाहर नवोदय विद्यालय, आंध्र प्रदेश में 20 EMRS, तो 30 जवाहर नवोदय विद्यालय, अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ JNV में 12, आसाम में भी 40 JNV, और बिहार में 62 JNV, EMRS नहीं था, और चंडीगढ़ में 2 JNV, पर छत्तीसगढ़ में 50 EMRS। छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य वो है, राज्य है, और 40 JNV, और दादर नागर हवेली दमन दीप में 4 जो है JNV
इसमें एनलिस्टेड हैं जहां लैब बना हुआ है। गोवा में दो लैब बने हैं, 2 स्कूल जेएनवी के। गुजरात में 46 ईएमआरएस और 40 जेएनवी। हरियाणा में 26 जेएनवी। हिमाचल प्रदेश में 24 जेएनवी और जम्मू कश्मीर में 20 जेएनवी। झारखंड में 12 ईएमआरएस और 38 जेएनवी। कर्नाटका में 12 ईएमआरएस और 46 जेएनवी और केरलम में 4 ईएमआरएस और 4 जेएनवी। लक्षद्वीप में 4 जेएनवी शामिल हैं। अब आते हैं मेरे प्यारे मध्य प्रदेश में 92 ईएमआरएस और 28 जेएनवी इंक्लूड हैं। महाराष्ट्र में 26 ईएमआरएस 54 जेएनवी और मणिपुर में 4 ईएमआरएस 14 जेएनवी और मेघालय में 10 जेएनवी। मिजोरम में 10 ईएमआरएस और 6 जेएनवी। नागालैंड में 4 ईएमआरएस और 8 जेएनवी। ओडिशा में 34 ईएमआरएस और 52 जेएनवी। पुडुचेरी में 6 जेएनवी। पंजाब में 32 जेएनवी। राजस्थान में 24 ईएमआरएस और 54 जेएनवी। आगे हम आएंगे तो सिक्किम में देखिएगा 2 ईएमआरएस 2 जेएनवी और तमिलनाडु में 12 ईएमआरएस 9 जेएनवी और तेलंगाना में 28 ईएमआरएस और 12 जेएनवी और उत्तर प्रदेश में 8। उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा शहर 8 जो है उत्तर प्रदेश है क्या होगा। उत्तर प्रदेश में 8 जेएनवी को लिया गया है। अरे उत्तर प्रदेश नहीं था भाई साहब, वो कुछ और था यार। वो त्रिपुरा के बाद वो यूपी लिखाया है, वो त्रिपुरा में थे 8, सॉरी त्रिपुरा में, तभी मैंने कहा त्रिपुरा में 8 जेएनवी में शामिल है। उत्तर प्रदेश यहाँ दूसरे पेज में है। उत्तराखंड मेरे मित्रों का जो शहर है, एरिया है, जिला है, वहाँ 2 ईएमआरएस और 26 जेएनवी। उत्तर प्रदेश में 4 ईएमआरएस और 72 जेएनवी। वेस्ट बंगाल में 14 ईएमआरएस और 20 जेएनवी शामिल है। इसमें कौन कौन सेक्टर शामिल थे? इसमें शामिल थे आजमेंटेड जो वर्चुअल रियलिटी के लिए है, आजमेंटेड रियलिटी है एआर और वीआर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लैब, हेल्थ केयर का लैब, ऑटोमोटिव का लैब, अपैरल सेक्टर का, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सेक्टर का, एग्रीकल्चर सेक्टर का, बैंकिंग फाइनेंसिंग सेक्टर का और ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर का, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का, रिटेल का, लॉजिस्टिक का और इसमें मल्टी स्किलिंग का है, मल्टी स्किलिंग स्किल फाउंडेशन का। तो ब्यूटी एंड वेलनेस का तो मध्य प्रदेश में चला ही रहे थे। तो इस प्रकार से ये हमारा आज संकल्प स्कीम का ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। सरस्वती मैया की कृपा हम सब पे बनी रहे। ये मेरी प्यारी बिट्टू ने जो 4th क्लास में उन्होंने बनाने की कोशिश किया था, श्रेष्ठा साहू नाम लिख दिए थे, चतुर्थ अपना नाम। ये देखिए श्रेष्ठा साहू चतुर्थ, माँ के चरणों में। अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है इनको, कॉन्ग्रेचुलेसन। ये मेरा चैनल है मित्रों, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको सर्कुलेट भी कीजिएगा यदि आपको अच्छा लगा हो तो। अभी और भी वीडियो में हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे। आपके रहने से मुझे भी मोटिवेट होगा। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, पहली बार ये सब चीज़ें वीडियो बना के डाल रहा हूँ। मुझसे बहुत सारी मिस्टेक्स होती रहती हैं। मेरी वैसी वोकेबुलरी भी नहीं है कि मैं एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर सकूँ। ये रफ टोन में चर्चा होती रहती है। एक ऐसा है कि अर्थ नहीं भावार्थ पे आप जाएंगे तो हमारा उद्देश्य सबका सफल होगा। ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। तो इस प्रकार से हम संकल्प स्कीम को, अपने नोट्स को मैंने आज आपके सामने शेयर किया। जैसा लगा हो अवश्य बताइएगा और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं हम। तब तक के लिए जय माता दी, नर्मदे हर मित्रों।